हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरपी एजुकेशन। आज हम हमारी इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हम संख्याओं को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कैसे हम उनको पढ़ते हैं और उनके अंदर क्या क्या कौन से संख्याएं वो उनमें आती है, उन सब के बारे में। सबसे पहले हमारी आती है प्राकृतिक संख्याएँ, या जिसको हम प्राकृतिक संख्याएँ भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे नेचुरल नंबर से बोलते हैं और हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल N का यूज़ करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या हैं वो गिनती जो आप बोलते हो वही आपकी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ध्यान रखना ये 1 से स्टार्ट होती है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 रहेगा, फिर 2, 3, 4, ये आगे कंटिन्यू इन्फिनिटी अनंत तक चलती जाती है। ध्यान रखने वाली बात है कि 0 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, यानी सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, फिर 1 हो गई, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 होता है। इसके बाद में आता है सेकंड नंबर हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर बोलते हैं, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कैपिटल W लिखना है, ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल पे इसमें लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जिसका 0 हो गया वो है आपकी पूर्ण संख्याएं, और जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा वो होती है आपकी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर से बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, विशेष नोट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, यानी सबसे छोटी आपको पूर्ण संख्या पूछी जाए तो वो 0 होती है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो वो 1 होती है। इसके बाद में आता है तीसरा नंबर पूर्णांक, जिसको इंटीजर बोलते हैं, और कैपिटल Z से इसको है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक, आप जब नंबर लाइन पढ़ते हो, यानी आप जब संख्या रेखा पढ़ते हो तो उसके बीच में 0 होता है, उसके राइट साइड में जाते हो तो प्लस की संख्या चलती है, और लेफ्ट में जाते हो तो माइनस की संख्याएँ चलती है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं माइनस से लेकर के प्लस अनंत तक के बीच की, ये सारी की सारी पूर्णांक में आती है, जिसको आप इंटीजर बोलते हो, और कैपिटल Z से इसको रिप्रेजेंट करते हो। इनमें से जो धनात्मक संख्याएं होती है, यानी 0 से लेकर के जो प्लस वाली है, उसको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, और जो इधर लेफ्ट में बच गई जो माइनस वाली संख्या है उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब ध्यान रखने वाली बात है, जो 0 है वो क्या है, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, यानी ये दोनों में काउंट नहीं होता है। 0 क्या है, इनसे अलग ही रहता है। ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सम और विषम संख्याएं, जिसको आप इवन और ओड बोल देते हैं। सम को अपन इवन बोलते हैं और विषम को अपन ओड बोलते हैं। अब सम संख्या के बारे में, यानी वे संख्या जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्याएं होती हैं। इसको और माध्यम से समझे तो, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हो तो वो सारी सम संख्याएं होती है। और विषम संख्याएं यानी ओड नंबर, वो संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग है उनमें नहीं जाता है। इनके लिए क्या होता है, लास्ट में जो इकाई का अंक है 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। अगर ये आपको अंक मिले इकाई के अंक पे तब वो विषम संख्याएं होती है। इसके बाद में आता है आपका 5वां नंबर अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर। अब अभाज्य के अंदर इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। अभाज्य यानी किसी भी संख्या का दूसरी का उसमें भाग नहीं जाता है। वे संख्याएं जिसमें केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, जैसे मैंने लिखा 3, अब 3 में 1 का भाग जाता है 3 बार, और 3 में सिर्फ 3 का ही जाता है, बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी जिसके अंदर सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलते हैं, वो सारी की सारी अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखी हुई है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, और आगे ये चलती जाती है। इससे अगला 29 आ जाएगा। आगे विशेष नोट जो है इसके अंदर वो क्या है, 2 सबसे छोटी और अकेली सम संख्या है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो ये 2 है, ये सम भी है यानी इवन भी है, और साथ में प्राइम भी नंबर है, ये यानी अभाज्य संख्या भी है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि 1 है वो ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य संख्या होती है, यानी 1 है वो यहाँ है, दोनों में काउंट वो नहीं होता है। इसके बाद में अभाज्य का ऑपोजिट टॉपिक भाज्य संख्याएं। अब भाज्य के अंदर यानी जिसके अंदर दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है, वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे हमने 4 को लिखा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 4 भी लिख सकता हूँ, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसके अलग अलग गुणनखंड वो निकाल सकते हैं।
तो ये सारी की सारी क्या हो जाती है, भाज्य संख्या, यानी वे संख्या जिनके अंदर किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के भाग जाए हैं, उससे दो से ज़्यादा गुणनखंड हो। अब देखो 4 के अंदर 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, यानी इसके कितने गुणनखंड हो चुके हैं, 3 गुणनखंड हो गए ना। तो अगर 3 गुणनखंड हो चुके हैं तो ये क्या बन चुका है, अब भाज्य संख्या है वो बन चुका है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर सारे के सारे आगे नंबर वो चलते जाते हैं, 4 के बाद में 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ऐसे नंबर सब वो चलते जाएंगे। इसके आगे आता है आपका सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या यानी कि जिनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं आता है, जिनको अपन बोलते हैं को प्राइम नंबर। ऐसे दो नंबर या ऐसे दो नंबर का पेयर, जोड़ा, जिनके अंदर सिर्फ एचसीएफ एक रहे। जैसे मैं 2 और 3 का एचसीएफ निकालने को बोलूँ, अब आपको पता है 2 और 3 में किसी भी संख्या का भाग ही नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा एचसीएफ की जो वैल्यू होती है वो 1 आती है। ऐसे 8 और 9 हो गया, 8 और 9 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो इसमें इस कंडीशन में भी आंसर आपका 1 आएगा। तो जब दो पेयर के अंदर यानी दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है तो वो दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी जो कोप्राइम नंबर होते हैं। इसके आगे 8 नंबर आता है प्रीमेय संख्याएं। अब प्रीमेय संख्याएं क्या होती है, प्रीमेय और अप्रीमेय। प्रीमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें, देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है, कैपिटल क्यू का। प्रीमेय संख्या जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है, अब मान लो हमने किसी भी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये पी बाई ज़ीरो बन जाता है, जो कि इन्फिनिटी बन जाता है, तो ये गलत बन जाता है। तो इसलिए हम क्या है, इसको क्या है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है वो नहीं हो सकती है। अब देखो जैसे मान लो हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है पूरा पूरा कंप्लीटली भाग भी जाना चाहिए। जैसे मैंने 2 लिखा, या फिर ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई है 3/4। अब आपको पता है कि 3 में जब हम 4 का भाग देंगे तो ये आंसर आता है लगभग 0.75 आता है, ठीक है। तो हम 0.75 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। जैसे मान लो हमने 2 लिखा, मैंने 2 लिखा एक जगह पे, और मैं बोलूँ 2 को मेरे को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाओ, मैंने लिखा 2, तो आप लिख सकते हो कि 2 आंसर आता है। जब मैं 4 में 2 का भाग दे दूँ तब भी आता है, 8 में 4 का भाग देने पे भी 2 आता है। तो यानी इस 2 को मैं पी बाई क्यू यानी बट्टे की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तब वो कहलाती है प्रीमेय संख्याएँ। और अप्रीमेय संख्या इसका ऑपोजिट यानी इरेशनल नंबर, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते, यानी वो सारी की सारी संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, वो सारी की सारी हमारी अप्रीमेय संख्याएं हैं, वो कहलाती है। जैसे अंडर रूट वाली आप पढ़ते हो, या फिर पाई आ जाता है। इनमें दशमलव इस जिनका दशमलव पूर्व अनावर्ती तथा अनवसानी होता है, यानी कि उनमें संख्या, जैसे मैं आपको बोल दूँ 10 में 3 का भाग देना, तो आपने कहा 3.333, ये चलता जाता है, ख़त्म नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन के बारे में बोल रहे हैं कि जो जिनमें आवर्ती वापस होती है या फिर नहीं होती है उस कंडीशन में। अब वे नंबर जिनको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, वो सारी की सारी हमारी अप्रीमेय संख्याएँ होती है। अप्रीमेय संख्याएँ में सबसे ज़्यादा अंडर रूट वाली संख्या होती है, जिनका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। जैसे अंडर रूट 2, अब अंडर रूट 2 की जब आप वैल्यू निकालते हो तो ये क्या है, कभी इसका कम्प्लीटली है वो आंसर है वो नहीं आ पाता है। इसका आंसर है ना वो हमेशा चलता जाता है। अंडर रूट 3 हो गया आपका, अंडर रूट 5 हो गया। अब इस कंडीशन में हम अंडर रूट 9 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 9 है वो 3 बन जाता है, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 बन जाती है, तो वो अप्रीमेय नहीं कहलाता है। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर पाई, क्योंकि पाई है वो एक अप्रीमेय में काउंट होता है। अब आप सोच रहे होगे कि पाई तो 22/7 होता है, तो 22/7 तो एक प्रीमेय संख्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पाई है वो क्या है, एक्चुअल में एक अप्रीमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई को अपन लिख तो देते हैं 22/7, इसकी वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर है, जो पाई का आंसर आता है ना वो, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है, यानी थोड़ा अंतर आता है पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू में, अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग समान है। तो इसलिए हम क्या है, इसकी वैल्यू 22/7 लिख तो देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 22/7 इसकी वैल्यू है नहीं, इसके लगभग बराबर है, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, पाई है वो क्या है, आपका एक अप्रीमेय संख्या है। इसके बाद में हमारा आता है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, जो सबसे इनमें मेन पार्ट है। देखो कोई भी मान लो जैसे अपना परिवार होता है, तो उसके अंदर हमारे भाई होते हैं, बहन होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी सब होते हैं, लेकिन उस परिवार का एक मुखिया होता है, वो यहाँ पे है आपका रियल नंबर। यानी ऊपर जो जितना भी हम पढ़ के आए हैं, सम विषम प्रीमेय अप्रीमेय, वो सारा का सारा इस रियल नंबर का ही पार्ट है। सभी प्रीमेय अप्रीमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, यानी आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसे।
ये सबका हेड है, सबका मुखिया यही है। अब देखो संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो हमारी होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्याएं। आपने कभी अंडर रूट में -2 पढ़ा है? आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, क्या आपने कभी अंडर रूट के अंदर -3 पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे काल्पनिक पार्ट होते हैं। और हम पढ़ते हैं अंडर रूट 2 पढ़ा, वो सारा सारा वास्तविक होता है तो हम उसे रियल नंबर में काउंट करते हैं, लेकिन ये सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो इसका ऑपोजिट पार्ट है। तो यानी जितनी भी आपकी संख्याएं हैं, जैसे सम संख्या हो गई, विषम हो गया, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, ये सारी की सारी क्या है, आपके रियल नंबर में आती है, यानी वास्तविक संख्याओं में आती है। अब लास्ट हमारा बचा हुआ है काल्पनिक संख्याएं, यानी समिश्र संख्याएं, जिसको अपन इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल देते हैं। अब देखो इनके अंदर काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब मान लो आपने कोई भी संख्या ली, आपको ऋणात्मक संख्या लेनी है, उसके आप वर्गमूल कर दो। मैंने माइनस का √3 लिखा, माइनस अंदर लगा हुआ है। अब मैं इसको बोलूँगा कि ये कौन सा नंबर, मैं आपसे पूछूं, तो ध्यान रखना अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस लगा आ जाता है तो एक इमेजिनरी नंबर होता है, यानी कि काल्पनिक नंबर है वो होता है, ये एक वास्तविक नंबर है वो नहीं है। अंडर रूट -5 आ गया तो ये भी एक इमेजिनरी का ही पार्ट होगा। और समिश्र संख्या क्या होती है, जब हम वास्तविक को और काल्पनिक पार्ट को दोनों को आपस में जोड़ करके लिख देते हैं। हमने एक पार्ट लिया वास्तविक का, एक लिया काल्पनिक का। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर लिख के पूछता हूँ और आपको इसका बताना है। मैंने एक नंबर लिखा और वह नंबर लिखा मैंने 2 + √-4, मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको बोलूँ कि बताओ इसमें रियल नंबर कौन सा है, यानी वास्तविक संख्या कौन सी है और काल्पनिक संख्या कौन सी है। तो जो आपको रियल नंबर दिख रहा है, इसमें 2 है, वो तो है आपका रियल नंबर, लेकिन ये जो आगे वाला पार्ट है अंडर रूट में -4, वो है आपका काल्पनिक नंबर। हमें समझना पड़ेगा। हम इसको लिखते हैं a+b आयोटा, ये आई लिखा है ना, ये आयोटा होता है, और ये आयोटा की वैल्यू है वो अंडर रूट के -1 होती है। हम इस पर एक बार और विषय पे विचार करेंगे, काल्पनिक संख्याओं के बारे में और वास्तविक संख्याओं के बारे में, जो हमारा अगला जो वीडियो होगी उसके अंदर हम उसके अंदर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को सही से समझेंगे कि एक्चुअल में ये होती क्या है। अगर आपको ये संख्याओं के बारे में वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा। हम जल्दी आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।